2024 का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू है और दूसरा चरण 26 अप्रैल को मतदान होना है। हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की एक विधानसभा है जेवर और हमारे साथ लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बात करने के लिए मौजूद हैं जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। हम बात करने आए हैं कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है। नमस्कार सर, मैं मयंक राणा नेशन इश्यूज के साथ। सर, लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में यहाँ मतदान होना है 26 तारीख को और आप जेवर से दूसरी बार विधायक बन के आए हैं। कैसा सर रेस्पॉन्स मिल रहा है? जो केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की योजनाएं, आप लगातार ग्राउंड पे हैं, दिन रात फोटो वायरल हो रहे हैं, लगे हुए हैं। सर, क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी कमान संभाली। तो जहां मैं रहता हूं वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आना, फिल्म सिटी की घोषणा, मेडिकल डिवाइस पार्क और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आ रहा है, जिससे लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से इस क्षेत्र का विकास संभव हो पाया है। इतनी सारी योजनाएं आने के बाद निश्चित तौर से इस क्षेत्र में खुशहाली आ रही है। तो जो वोट का रुझान है वो मोदी जी का जो नेतृत्व और उनका विजन और योगी जी की जो मेहनत है इस प्रदेश के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए अधिकांश वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहता है। आप राजपूत समाज से आते हैं और हम बात अगर पहले चरण की करें तो पहले चरण में मुजफ्फरनगर में, कैराना में, सहारनपुर में चुनाव होना है और समाज की नाराजगी भी सामने आ रही है क्योंकि गुजरात के कैबिनेट मिनिस्टर हैं रूपाला, उन्होंने समाज पे टिप्पणी की और भी कई इशू हैं और इस बात को भाजपा भी भांप रही है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह लगातार 3-3 विजिट कर रहे हैं एक-एक लोकसभा में। तो आप भी समाज के बीच में रहते हैं, क्या ऐसे आप कैसे उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जहां तक राजपूतों की बात आपने की है, इतिहास इस बात का गवाह है कि सीमाओं की चौकसी की बात हो, स्वतंत्रता आंदोलन में मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने की बात हो और देश की संस्कृति और अस्मिता की रक्षा की बात हो, तो राजपूतों ने हमेशा आगे आकर इस मुल्क के लिए जीना सीखा है और मैं समझता हूं कि कौन क्या बयान दे रहा है उससे राजपूतों का इतिहास बदला नहीं जा सकता, क्योंकि महाराणा प्रताप एक ऐसा उदाहरण सभी नौजवानों के समक्ष है जिन्होंने झुकना नहीं सीखा और सिर्फ अस्मिता की खातिर, अपनी मातृभूमि की खातिर उन्होंने लोहा लिया आतताइयों से। और अनेकों ऐसे भी हम उदाहरण देखते हैं। महारानी पद्मिनी की बात करें, जिन्होंने 16,000 महिलाओं के साथ इसलिए जौहर किया ताकि वो अपनी अस्मिता और संस्कृति की। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्षत्रिय समाज का अपमान किया है, अब क्षत्रिय समाज हमारी तरफ है, भाजपा को सबक सिखाएगा। मैं समझता हूं कि राजपूत जो हैं वो समझदार लोग हैं, जिन लोगों ने हमेशा मातृभूमि के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है। वो समझ रहे हैं कि इस देश को आगे बढ़ाने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी धाक जमाने में, देश की संस्कृति की रक्षा करने में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आगे आया, मैं नहीं समझता कि राजपूत भटकेगा। आप 2017 में भारतीय जनता पार्टी में आए, आप कांग्रेस में थे और कांग्रेस में जब आपको उत्तर प्रदेश ने पहचाना, जब राहुल गांधी आपकी बाइक पर बैठकर भट्टा पार्सल पहुंचे। हालांकि मैं बात अब भाजपा की करता हूं, जब आप भाजपा में 2017 में आए थे तो एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए राजनाथ सिंह आए हुए थे। तो उस चुनावी सभा में 50% से अधिक मुस्लिम महिलाएं थीं, मुस्लिम भाई थे। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली सभा कर रहा हूं जहां मुझे मुस्लिम इतनी बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। तो क्या अब जो आपके मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें आप 24 में भी मोदी जी को ट्रांसफर करोगे? देखिए, जहां तक मुस्लिम वोटर्स की आप बात कर रहे हैं, ये एक विश्वास की बात है और हमारा प्रयास है कि हमारी सरकार
मोदी जी विशेष तौर से जितनी भी योजनाएं दी हैं उसमें उन्होंने जाति और धर्म का भेद नहीं किया। दूसरा, योगी जी भी आज सभी के मुख्यमंत्री हैं, मुस्लिमों के भी उतने ही हैं। कई उदाहरण ऐसे मेरे पास हैं। तो राजनाथ सिंह जी ने, उन्हें हैरत तो हुई थी इस बात को देखकर, लेकिन ये मुस्लिमों का एक यकीन है और हमारा प्रयास रहता है कि इस क्षेत्र में सौहार्द बनाए रखने के लिए, भाईचारे के लिए हम सभी लोग मिलकर इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। अब एयरपोर्ट का जब निर्माण हुआ और सहमति ली गई, तो उसमें कई मुस्लिमों के भी गांव थे जिन्होंने मेरे कहने पर आगे आकर इस प्रदेश के विकास के लिए अपनी जमीनों को भूमि अधिग्रहण करने दिया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो जो भी जुड़े हुए हैं मुस्लिमों की भावना और जो विकास के साथ हैं, वो निश्चित तौर से मोदी जी को वोट देंगे। अधिग्रहण की ही बात अगर आती है, आप कर रहे हैं, तो एक नगला हुकुम सिंह गांव है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम विस्थापित नहीं होना चाहते, उसका कोई प्रदर्शन भी और विरोध भी चल रहा है, तो उसे कैसे मैनेज करोगे आप? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जेवर एयरपोर्ट, और आपकी भी इसमें भूमिका बड़ी नजर आ रही है शुरू से, जब से ये प्रोजेक्ट धरातल पे आया है। नगला हुकम सिंह के लोग ही मुझे ले गए थे मुख्यमंत्री जी के पास। उन्होंने ही कहा था कि हमारा मुआवजा बढ़वा दिया जाए, और उन लोगों के कहने से ही हमने फलेदा कट विस्थापन के लिए जगह चुनी, जो उनके गांव की जमीनों से लगी हुई है और मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। फिर रनहेरा के लोग दूसरी जगह मांग करने लगे, तो उनके लिए भी दूसरी जगह चिन्हित की गई। तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, उन्हीं की सहमति से विस्थापन स्थल तय हुए हैं, और हमारा प्रयास होगा कि दुनिया का बेहतरीन विस्थापन स्थल विकसित किया जाए जहां सभी मूलभूत सुविधाएं हों, और किसान उसमें हमारा और विकास का सहयोग करेंगे। जो आप सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से आपने पुरातन विभाग से शिक्षा प्राप्त की है, तो आपको मतलब प्राचीन चीजों में डीपली जाने की भी मतलब एक आदत है या शौक है। तो मैं अब ये सीधा सीधा मेरा सवाल यहां से ये जुड़ जाता है कि अगर आप एनालिसिस करें तो ये चुनाव 400 पार जा रहा है या नहीं जा रहा है? देखिए, हमारी पार्टी का नारा है 400 पार, और इसके प्रबुद्ध लोगों ने ही ये नारा दिया है। और मेरा क्या मानना है ये विषय नहीं है, लेकिन हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा हमारा नेता चाहते हैं हम धरातल पर रहकर वही काम कर रहे हैं ताकि हम उस आंकड़े को छू सके। हमारे साथ मौजूद थे जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। उन्होंने साफ साफ बताया कि क्या भूमिका है और भाजपा किस तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। नेशन इश्यूज के साथ मयंक राणा, ग्रेटर नोएडा।